हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन, मोटिवेशनल लाइन या फिर ऐसा कोई विचार जो हमारी लाइफ में बहुत चेंज ला सकता है। तो आज का दोस्तों लाइन है कि किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की है। दोस्तों ये चीज़ अप्लाई होता है हर एक इंसानों पे भी, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक समय के बाद अंत होने वाला है। जैसे आपने सुना होगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में चिंता में रहो या फिर कोई स्ट्रेस हो तो सोचो कि आप मनी के बारे में सोच रहे होगे, या फिर आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे होगे, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में लेकर के चिंतित होगे। ये तीनों चीज़ ऐसा है जिसके बारे में इंसान हमेशा सोचता रहता है और परेशान रहता है। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ के बारे में सोचना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये नोटिस करना है कि जो आपकी लाइफ चल रही है, आप जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, उसके बाद आप मनी के बारे में सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, तो वो ठीक है, लेकिन आपका जीवन ही सबसे बड़ा अनमोल रत्न है। तो आप उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। बाकी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ आपके पास आती रहेंगी। ओके, आपको बस अपना मेहनत करना है, टाइम टू टाइम चीज़ें आपको मिलती रहती है। इसलिए कहा गया है कि आपको ज़्यादा घमंड या फिर गर्मी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंत में यही होता है कि खाली हाथ हम लोग आते हैं और खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। चलिए अब देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि भारत के नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो नए बनाए गए हैं डी, भूषण रामकृष्ण गवई जी। कौन बने हैं? भूषण रामकृष्ण गवई जी। देखिए यहाँ पे डिटेल में, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना जी, जो 13 मई 2025 को क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पे यह स्थान लेने वाले हैं, जो कि इनका कार्यकाल शुरू होगा 14 मई 2025 से, और इसी के साथ ये बन जाएंगे भारत के 52 नंबर के क्या मुख्य न्यायाधीश। किस नंबर के? ये 52। क्या नाम इनका? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है? भारत की भारोत्तोलन जो महासंघ है, इसके एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो किसको बनाया गया है? सी, मीराबाई चानू जी को। कौन बनी है? मीराबाई चानू जी। देखिए यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे इनकी फोटो है। ओलंपिक रजत पदक विजेता, क्या जीती है ये? ओलंपिक में रजत पदक। मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें अगर इनकी उपलब्धियों के बारे में, तो इन्होंने ओलंपिक पदक जीता है टोक्यो 2020 में, उसी समय आया था ये रजत पदक। उसके बाद अगर बात करें इनका जो उपलब्धि है वो राष्ट्रमंडल खेलों में क्या क्या है, तो स्वर्ण पदक है, जो कि आया था 2018 में, जो कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। और 2022 में भी गोल्ड आया था, जो कि बर्मिंघम में हुआ था। क्या नाम है इनका? मीराबाई चानू जी। तो क्या बनी है ये? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सामने दोस्तों ऑप्शन है। ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहते हैं, उनको हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो बताइए कि माउंट जो है लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में है। तो दोस्तों ये है बी, इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। देखिए यहाँ पे डिटेल में, माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय यानी कि ये हमेशा इसमें उद्गार होता रहता है, जो हाल ही में फटा है, जिसके कारण जो उड़ान हुए वहाँ पे अलर्ट और सुरक्षा सलाह दिया गया है। इसी वजह से चर्चा में बना हुआ है। ये किस एरिया में है? यह प्रशांत महासागर के प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे इसकी स्थिति है, और ये रिंग ऑफ फायर के अंदर में आता है। ओके दोस्तों, रिंग ऑफ फायर भी एग्जाम में पूछता है कि किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। ओके, चलिए चलते अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ब्राजील में आगामी ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में कौन हिस्सा लेंगे। कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? ब्राजील में होने वाला है आगामी ब्रिक्स का
कृषि मंत्रियों का 15वें नंबर का बैठक। तो बताइए कि भारत की ओर से उसमें कौन हिस्सा लेने वाले हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। तो भारत से हिस्सा लेंगे ए शिवराज सिंह चौहान जी। कौन जाने वाले हैं? शिवराज सिंह चौहान जी। देखिए यहाँ पे डिटेल में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, कौन से मंत्री हैं ये? केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि 17 अप्रैल को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग लिए हैं। ओके, इस बार का जो 15वें नंबर का ब्रिक्स कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है उसका विषय क्या होगा, थीम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार का जो थीम है वो है कि ब्रिक्स देशों के बीच में सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ये इस बार का थीम होने वाला है। ओके दोस्तों, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स का कृषि मंत्रियों का बैठक 15वें नंबर का ये किस देश में हुआ है? तो दोस्तों ब्राजील में हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? कौन सा ये अधिनियम है? अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण होगा उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो बताइए कि ये कहाँ पे लागू हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों ये लागू हुआ है बी, तेलंगाना में। बी कहाँ पे? तेलंगाना में। देखिए यहाँ पे डिटेल में। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों यानी कि एससी को 3 समूहों में वर्गीकृत यानी कि बांटने के लिए क्या किया है? तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। यानी कि इनका प्लान ये है कि जो भी एससी जाति हैं, जो भी कैटेगरी के लोग हैं, उनमें भी लोगों को बांटा जाए। यानी कि मान लीजिए ये कैटेगरी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सभी लोग गरीब हैं। इसमें से कुछ लोग होंगे जो अमीर वाली अवस्था में आ गए होंगे या फिर उनकी स्थिति अच्छी हो चुकी होगी, तो उसमें देखा जाएगा कि उस कैटेगरी में भी जो सबसे गरीब है उसको उस कैटेगरी का लाभ मिले। यानी कि इसमें आप बोल सकते हो कि पिछड़ों में भी पिछड़ा जो है उसको हमें लाभ पहुंचाना है। इसलिए इनको हमें समूहों में बांटना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है और कौन एकदम मतलब लो कैटेगरी में है। तो ये वहाँ पे बांटने वाले हैं, जिससे वह अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यानी कि ऐसा जो क्लासिफिकेशन करने वाला होगा ये पहला राज्य बनने वाला है। निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की जो संवैधानिक वैधता है उसको बरकरार रखा गया है, ताकि इन समुदायों को सबसे जो, देखिए वही मैं बात बता रहा हूँ कि जो इन समुदाय में भी सबसे हाशिए पे है यानी कि जो सबसे बुरे कंडीशन में है, उनको हम कैसे उस कोटा को अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं, इस पे ये फोकस होने वाला है। तो कौन सा ये राज्य किया है दोस्तों? तेलंगाना। ओके, चलिए चलते अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो किसकी बात हो रही है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, जो कि ये पुनः बनाया गया, यानी कि ये पहले भी इस पद पे थे और दोबारा इनको ये पद दिया गया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो वो है कौन? ए सौरव गांगुली जी। किन्हें बनाया गया है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को। देखिए यहाँ पे सौरव गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। कौन बने हैं? सौरव गांगुली जी। पहली बार इनको कब बनाया गया था? 2021 में, और उस समय ये अनिल कुंबले की जगह पर बनाए गए थे। आईसीसी महिला क्रिकेट समिति की अगर बात करें तो ये तो हो गया पुरुषों का। महिलाओं की जो क्रिकेट समिति है उसका भी अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? न्यूजीलैंड की पूर्व ऑफ स्पिनर कैथरीन कैम्पबेल जी को। इन्हें बनाया गया है अध्यक्ष महिला क्रिकेट समिति का। दोनों की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? दोस्तों ये किसकी बात हो रही है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो होने वाला है इसका जो शुभंकर होगा, जो लोगो होगा, वो क्या होगा, उसका नाम क्या है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो उसका नाम है सी गज सिंह। क्या नाम है? गज सिंह। देखिए यहाँ पे डिटेल में। अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होने वाला है, तो ये पहली बार बिहार में इसका आयोजन होने वाला है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ साथ में यहाँ पे पैरा गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। कौन सा गेम? पैरा गेम्स। ओके, तो 2 गेम्स एक साथ होने वाले हैं। कहाँ पे? बिहार में। इसने अपना शुभंकर गज सिंह लॉन्च किया है। ये इसका शुभंकर है, नाम है गज सिंह। ये कब से कब तक होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम?
4 मई से शुरू होगा और 15 मई 2025 तक ये चलेगा। ओके, पिछली बार कहाँ पे हुआ था? 2023 में पिछली बार ये हुआ था तमिलनाडु में। ओके, और पैरा गेम्स पिछली बार कहाँ पे हुआ था 2023 में? वो हुआ था दिल्ली में। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये भारत में शुरू कब हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में शुरू हुआ था 2018 में और शुरू किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? सिंपली अगर आप ये जानते रहोगे कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पे है तो आप इसका उत्तर बता दोगे। सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो कहाँ पे ये बना है? सी, हरियाणा में। कहाँ पे बना है? हरियाणा में। देखिए यहाँ पे डिटेल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? हरियाणा में। अयोध्या के लिए यहाँ से पहली उड़ान को हरी झंडी भी दिखाया गया है। नए टर्मिनल प्रोजेक्ट में एक आधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो सुविधा और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग शामिल है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। तो कहाँ पे है ये? हिसार यानी कि हरियाणा में है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है? यहाँ पे हमने क्वेश्चन को एक पॉइंट आगे बढ़ करके बनाया है, क्योंकि अगर आपने ये न्यूज़ देखा होगा तो आपने बस इतना देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी के नाम पर एक वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है। लेकिन एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल टफ हो रहा है, आपको ये भी नोटिस करना है कि ये एमपी के किस जिले में बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो किस जिले में बनाया गया है? बी, सागर जिले में बनाया गया है। देखिए यहाँ पे डिटेल में, मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है, जो कि इस राज्य का 25वें नंबर का अभयारण्य होने वाला है। यानी कि एमपी में टोटल कितने अभयारण्य हो चुके हैं? 25। ओके, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस डेट को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया है। ओके, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? किसकी बात हो रही है? रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य ने दिया है? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप यहाँ पे अपने ज्योग्राफी के नॉलेज को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बारे में। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है मेघालय में, डी। तो यहाँ पे है खासी, तो आप आराम से इसको हल कर सकते हो। तो कहाँ पे है ये? मेघालय में है। ओके, चलिए देखिए इसके बारे में डिटेल में। मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का? मेघालय का। रिंडिया जो है ये हाथ से तैयार एरी रेशम से बना हुआ वस्त्र है जो खासी समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो क्या नाम है इसका? रिंडिया। ओके, कहाँ पे है ये? मेघालय में है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कौन सा टाइटल है ये? मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो किसने जीता है? सी, कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। देखिए यहाँ पे डिटेल में, कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में लोरेंजो मुसेट्टी को हरा करके अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है। ये इनका पहला खिताब है। ओके, यह अल्काराज का 6ठे नंबर का एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है। ओके, 6ठे नंबर का क्या है ये? एटीपी मास्टर 1000 खिताब। क्या नाम है इनका? कार्लोस अल्काराज। 2024 में इंडियन वेल्स जीतने के बाद यह इनका पहला खिताब है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि ये जो मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब है इसका संबंध किस खेल से है। सिंपल सा पूछ सकता है कि अभी ये चर्चा में बना हुआ है, तो बताइए कि मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब किस खेल से संबंधित है। तो ये है दोस्तों टेनिस से। अगर इनका नाम देकर के पूछ दे कि अभी चर्चा में थे खिलाड़ी, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये भी दोस्तों टेनिस से संबंधित है। ओके,
ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कुमुदिनी लखिया का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थी, क्या नाम है इनका? कुमुदिनी लखिया, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो बताइए कि ये किस फील्ड से संबंधित थी। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये थी ए शास्त्रीय नृत्यांगना। क्या थी ये? शास्त्रीय नृत्यांगना। ओके, देखिए यहाँ पे डिटेल में, प्रख्यात कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लखिया का 12 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में निधन हो गया है। दोस्तों ये कौन से डांस की नृत्यांगना थी? दोस्तों ये थी कथक की। ओके, इन्होंने 1964 में अहमदाबाद में कदम्ब नृत्य और संगीत केंद्र की स्थापना की और कथक में नर्तकियों की एक पीढ़ी को प्रशिक्षित किया है। ओके, इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म उमराव जान में फिल्म अभिनेत्री रेखा को निर्देशित किया था। ये इनके फेमस काम है। यहाँ पर हमने देखा है कि ये एक कथक की क्या है, नृत्यांगना है। तो कथक के बारे में हमें पता होना चाहिए, बेसिक जानकारियाँ। कथक के बारे में यहाँ पे देखते हैं बेसिक जानकारियाँ कि जो कथक है ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओके, कथक जो नृत्य होता है तो इसकी जो कहानी होती है, यानी कि जब डांस किया जाता है तो इसमें क्या चीज़ मेन रूप में दिखाया जाता है, राधा कृष्ण जी के बारे में और शिव पार्वती जी के बारे में, ये मेन फोकस होता है। उत्तर भारत जो है कथक का उद्गम स्थल है, जिसे बाद में मुगलों ने समृद्ध किया है। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने समृद्ध किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है कि वो कौन सा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने समृद्ध किया है, तो वो होगा कथक। ओके, कथक के 3 मुख्य घराने थे, एक अवध, दूसरा जयपुर और तीसरा बनारस। ओके, बाद में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। ओके, लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? नवाब वाजिद अली शाह जी ने। ओके, कथक के सबसे प्रसिद्ध समकालीन प्रतिपादक कौन है? तो वो है पंडित बिरजू महाराज जी। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बन के आता रहता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? किसकी बात हो रही है? भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र को कहाँ स्थापित किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो ये स्थापित हुआ है बी, उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। देखिए यहाँ पे डिटेल में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। कहाँ पे? उड़ीसा के पारादीप में। इसके लिए लगभग 61,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है, यानी कि लगभग यहाँ पे इतना निवेश होने वाला है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है, जो भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग और निर्माण क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कहाँ पे स्थापित हुआ है? उड़ीसा के पारादीप में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? कहाँ पे? विश्व मुक्केबाजी कप में, जो कि 2025 में हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कौन बने हैं दोस्तों? सी, हितेश गुलिया जी। कौन बने हैं? सी, हितेश गुलिया जी। देखिए यहाँ पे डिटेल में, ये इनकी यहाँ पे फोटो है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं हितेश गुलिया। ओके, इन्हीं के साथ यहाँ पे और भी पदक लोग जीते हैं। तो अगर बात करें हम 65 किलो वर्ग में, तो जीते हैं अविनाश जामवाल जी रजत पदक। ओके, और 4 भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक भी जीते हैं, जिनमें कौन कौन है? जदुमणि सिंह, मंडेग बाम और मनीष राठौर, सचिन और विशाल। दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सीधे एग्जाम में नाम देकर के पूछ देगा कि अभी चर्चा में खिलाड़ी थे, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है इनके खेल के साथ में। तो ये रहा इसके बारे में। ओके, इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कुछ भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।